हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। छठी क्लास में सोशल साइंस का आज हम 5वां अध्याय कर रहे हैं। अध्याय है पंचायती राज। तो हम पहले ये जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इस व्यवस्था को लागू करना क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो ये सब आपको समझाते हूँ। पंचायती राज व्यवस्था। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्रीय। लोकतंत्रीय व्यवस्था क्या होती है? लोक का अर्थ है जनता, तंत्र शासन, जनता का शासन, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जहां शासन चलाते हैं वही लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? क्यों लोकतंत्रीय व्यवस्था लागू की जाती है? लोकतंत्रीय व्यवस्था का उद्देश्य है लोक कल्याण, समाज कल्याण। देखो, जो शासन प्रणाली है, ये जैसे राजतंत्र शासन प्रणाली। राजतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है? राजतंत्र में राजा का शासन होता है, उसमें समाज कल्याण, जनता का कल्याण राजा के स्वभाव और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राजा अच्छा है तो वह जनता की तरफ ध्यान देगा, जन कल्याण के कार्य करेगा, और अगर राजा क्रूर निर्दयी है तो वो जनता पर अत्याचार करेगा। तो ये शासन प्रणाली बेस्ट नहीं है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। जनता स्वयं अपने वोट डालकर, अपना मत डालकर प्रतिनिधि चुनती है, और उनको, जैसे हमारे देश में 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। एक निश्चित कार्यकाल होता है इनका। अगर ये अपनी मनमानी करते हैं, अच्छा शासन नहीं करते, तो उस निश्चित समय की अवधि के बाद इनको हटा दिया जाता है। जनता दूसरे प्रतिनिधि चुनती है। अगर ये अच्छे कार्य करती है तो फिर इनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्रीय व्यवस्था सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब क्योंकि लोक कल्याण पर, जैसे इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? लोक कल्याण। तो भारत जैसे देश में, देखो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर मैं आपको जैसे एक मैप बनाकर समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। भारत विशाल देश है। एक सरकार, ये जो केंद्रीय सरकार है, केवल एक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश में शासन चलाना जैसे संभव नहीं है। पूरे देश की जनता की अलग अलग समस्याएं हैं। हमारे देश में हम जानते हैं विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, भौगोलिक स्थितियां भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से सभी की समस्याओं का समाधान एक ही सरकार के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। तो इससे जो इसका उद्देश्य है, लोक कल्याण का उद्देश्य, ये प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए केंद्रीय सरकारों के अलावा राज्य सरकारों की भी व्यवस्था की गई है। हमारी शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है लोक कल्याण के लिए, क्योंकि लोक कल्याण का कार्य केवल एक ही सरकार के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। विशाल देश में सभी लोगों की समस्याओं का समाधान, सभी लोगों का उचित विकास संभव नहीं है, और इसीलिए हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है। त्रिस्तरीय 3 सत्र हैं। जैसे एक तो केंद्रीय सत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस समय हमारे देश में बीजेपी सरकार की है ना सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट।
दूसरे हैं राज्य स्तरीय, मतलब जो ये देखो यहाँ पर जो काल्पनिक आपको समझाने के लिए मैंने ये अलग अलग से जैसे कुछ राज्य की रेखाएं बनाई हैं, ये अलग अलग जैसे राज्य हैं, इनको समझाने के लिए जैसे यहाँ पर बनाए गए। तो ये अलग अलग राज्य हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो इन राज्यों की अलग जो ये सरकारें हैं सभी राज्यों की, जो कि अपने राज्यों के नागरिकों का विकास के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। और इन राज्यों में भी जैसे प्रत्येक राज्य में जिले होते हैं, यहाँ पर जैसे ये एक राज्य के अंदर ये जिले बनाकर आपको समझाया गया है, ये है जिले। और जिलों के अंदर गांव होते हैं, नगर होते हैं, ये जैसे नगर बनाए गए हैं। तो सरकार का पहला स्तर तो केंद्रीय शासन हो गया, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जैसे राज्य सरकारें होते हैं, राज्य सरकारों के बाद में सबसे छोटी इकाई शासन की, देखो देश के अंदर राज्य, ये राज्य बनाए गए हैं, देश के अंदर राज्य है। हमारे देश में कितनी संख्या है राज्यों की? 29 है ना। तो ये जैसे राज्य बनाए गए हैं और इसके बाद ये जिले बनाए गए हैं। तो देश में राज्य, राज्यों में जिले और जिलों के अंदर सबसे छोटे इकाई गांव, और उन गांव का शासन जो चलाते हैं सरपंच होते हैं ना गांव में। तो जो सरपंच जो होते हैं गांव की सबसे छोटी जो इकाई होती है, ये होती है स्थानीय शासन की इकाई। तो पहले केंद्रीय सरकार, फिर राज्य, फिर स्थानीय शासन। तो 3 प्रकार की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हमारे देश में लागू है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन। स्थानीय शासन शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने इस चित्र के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था मतलब गांव में सरपंच जो होते हैं, जो गांव का शासन चलाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। और क्या कार्य करते हैं? गलियों का पक्का करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, रोशनी का प्रबंध करवाना, गंदे पानी की निकासी के लिए नाले पक्के करवाना, चारागाहों की व्यवस्था करना, गांव में उचित शौचालय बनवाना, स्वास्थ्य केंद्र बनवाना आदि ये कार्य जो सरपंचों के द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हमारे संविधान की धारा 40 में किया गया है। संविधान की धारा 40 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के गठन की व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 40 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य में ग्राम पंचायतों होंगी और इसके बाद में 1956 में स्थानीय शासन की व्यवस्था का कार्य एक समिति को सौंपा गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। एक समिति बनाई गई। समिति सभा जो होती है, ये कुछ व्यक्ति जैसे 10 होते हैं, 15 होते हैं, 6 होते हैं, ऐसे कुछ जो कि उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, तो उनकी एक समिति बनाई जाती है। इस समिति का एक अध्यक्ष होता है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो स्थानीय शासन व्यवस्था का कार्य बलवंत राय मेहता समिति को जैसे दिया गया कि ये समिति अपनी रिपोर्ट जैसे सौंपे, और इस समिति ने पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2 अक्टूबर 1959 को इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई।
1956 में स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 2 अक्टूबर 1959 को। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। नागौर जिले में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सपना जिनका था, तो उनके जन्म दिवस पर ही 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत की स्थापना हुई। कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिले में। और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? संवैधानिक संशोधन 73। संशोधन क्या होते हैं बच्चों? संशोधन होते हैं संविधान के कानूनों में कुछ बदलाव, फेरबदल करना। देखो, हमारे संविधान के कुछ जो नियम बनाए गए थे, जब संविधान बना उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए थे, और समय के अनुसार उन नियमों में कुछ परिवर्तन करना, कुछ बदलाव करना या कुछ उनमें नए नियम जोड़ना आवश्यक हो जाता है। तो इसी को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। तो संवैधानिक संशोधन 73वां जो संशोधन हुआ, उसके अनुसार 24 अप्रैल 1993 को संविधान में भी इस व्यवस्था को विशेष दर्जा दिया गया। मतलब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संशोधन के अनुसार। और हमारे हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1994, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1994 के अनुसार 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। आगे बच्चों मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज व्यवस्था भी 3 स्तरीय प्रणाली होती है। पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तर होते हैं? 3 स्तरीय प्रणाली होती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मुख्य बातें जानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करना क्यों आवश्यक है। इतने बड़े देश में एक ही सरकार के द्वारा पूरे देश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान आसान नहीं है। इसीलिए देश को राज्यों में डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ के जैसे जिले बने हैं और जिलों में जो नगर गांव हैं, गांव उनके नगरों के में भी होती है, नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, जैसे गांव में सरपंच होते हैं और गांव में पंचायत होती है, नगरों में नगर पालिका होती है। और जो बड़े महानगर हैं उनमें नगर निगम होते हैं। महानगरों में नगर निगम, मेयर होते हैं, जिनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, जैसे हम सरपंच बोलते हैं, उनको मेयर बोला जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर हम पंचायत के बारे में जान रहे हैं। ग्राम पंचायत जैसे गांव में होती हैं और एक गांव के जो सदस्य होते हैं, तो एक गांव के सभी जो वयस्क नागरिक होते हैं वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव के सभी वयस्क नागरिक जो होते हैं। तो वयस्क नागरिक कौन होते हैं? जिनकी आयु 18 वर्ष होती है, 18 वर्ष या इससे अधिक, और उनको वोट डालने का भी अधिकार होता है।
ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम सभा में कौन होते हैं? गांव के सभी वयस्क नागरिक कौन होते हैं? हमारे देश में वयस्क नागरिक के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 18 वर्ष 18 वर्ष का जो नागरिक होता है ये वोट डालने का पात्र हो जाता है। इससे तो वो ग्राम पंचायत की नियुक्ति करते हैं अपना वोट डालकर। सरपंच और पंचों का चुनाव करते हैं। पंच चुने जाते हैं। गांव की जनसंख्या के आधार पर 6 से 20 तक पंच चुने जाते हैं। जनसंख्या पर निर्भर होता है किस गांव की कितनी जनसंख्या है। तो गांव में पंचों का चुनाव और सरपंच का चुनाव अलग अलग जैसे ये वोट डालकर वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाता है। सरपंच बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है? देखो, मतदान करने के लिए तो 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो नागरिक होता है वही सरपंच पद का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। तो ये हमने मुख्य बातें जानी। इससे आगे आपके इस पाठ के आधार पर करेंगे, जहां पर एक गांव की पंचायत हरदास गांव के बारे में बताया गया है। तो आज जो ये मुख्य बातें बताई हैं इन्हीं को आप समझेंगे और नोट करेंगे।